सुबह के 7 बज गए थे। कुछ पक्षियों की मदद से तो कुछ अलार्म की मदद से सुधा की नींद खुल गई थी। वो जम्हाई देते हुए उठकर बैठ गई। सुधा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा सुकून से इस तरह चमक रहा था जैसे सूरज की किरणों ने खिड़की से दस्तक दी हो। चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ उसने अंगड़ाई ली और बेड से उतर गई। उसने देखा उसके बाजू में सोया हुआ शेखर अभी भी गहरी नींद में था। सुधा पल भर के लिए उसे एकटक देखती रही। उस पल में उसे वो बीती हुई खूबसूरत रात के वो बीते हुए पल याद आने लगे। शेखर का उसके अधरों से रूबरू होना, उसको बाहों में भरकर सिर को सहलाना, शेखर की चुभने वाली दाढ़ी के कारण उसका शेखर को कस के पकड़ना, ये सब कुछ उसे याद आ रहा था। वो बीती हुई रात, वो बीते हुए पल सुधा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। शेखर ने उसकी सारी अधूरी रातों की अधूरी इच्छाओं को पूरा किया था जो सुधा का पति रणधीर ना कर सका। सुधा ने अपने बाल ठीक किए, कपड़े पहने और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। नहाते वक्त वो पूरे जोश से गुनगुना रही थी। सुधा ने तैयार होकर 2 कप ब्लैक कॉफी बनाई। एक तरफ कॉफी के उबलने की आवाज और दूसरी तरफ सुधा की गुनगुनाने की आवाज। पर शेखर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी सो रहा था। सुधा कॉफी लेकर आई और उसने वो कप टेबल पर रखे और फिर शेखर को उठाने लगी, लेकिन शेखर उठने को तैयार नहीं था। सुधा जितनी बार उसकी रजाई खींचती, शेखर उतनी ही बार उसे पकड़ कर रखता था। सुधा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपना काम करती रही। फिर परेशान होकर शेखर ने उससे कहा, सोने दो ना प्लीज। अरे बस 5 मिनट, फिर चला जाऊंगा। नहीं, अभी उठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, चलो। सुधा ने पूरी ताकत से चादर ओढ़ते हुए कहा। हद है यार, शेखर ने अपनी आंखों को ढकते हुए कहा। शेखर उठने को तैयार नहीं था तो सुधा ने एक तरकीब चलाई। शेखर की उंगलियां गर्म कॉफी के कप में डाल दी। फिर क्या, एक ही झटके में शेखर उठकर बैठ गया। आर यू मैड? शेखर ने चिल्लाते हुए कहा। सुधा बच्चों की तरह हंसने लगी। अब क्या करती? एक तो बार बार तुम्हारी रजाई खींची, बट तुम्हें तो सोना था। सुधा ने हंसी पर नियंत्रण बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, दे दो। कहाँ है कॉफी? ऐसे नहीं, पहले ब्रश करो फिर कॉफी। ठीक है। शेखर वैसे ही अधखुली आंखों से बेड से नीचे उतरा और अपनी आंखों को मलने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा सामने सुधा खड़ी थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे सुबह आकाश में कोई चांदनी उगाई हो। वो सुधा को हतप्रभ सा निहार रहा था। सुधा के माथे पर आधे चांद की बिंदी, पतली नाक, सांवले से अधर, आंखों में काजल, करली बाल, ये सब उसे जादू सा लग रहा था। क्या देख रहे हो? सुधा ने खोए हुए शेखर को जगाने हेतु चुटकी बजाई। एक झटके में ही शेखर की नींद टूट गई। उसे जो सपना लग रहा था वो वास्तविकता में बदल गया। उसने सुधा का हाथ पकड़कर उसको अपनी ओर खींचा और कुछ पल वैसे ही उसके नर्म होठों का जायका लेने लगा। सुधा फिर से बीती हुई रात के एहसास में जीने लगी थी। वो खूबसूरत लम्हा गुजर गया। दोनों जिस नौका में सफर कर रहे थे वहां से मुड़ आए। शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वैसे तुम हो तो बहुत खूबसूरत, सच में मालूम है, बस परखने वाला कोई नहीं था। सुधा ने भी शेखर की नजरों में अपनी नजर मिलाते हुए कहा। सुधा के चेहरे पर जो मंद मुस्कान तैर रही थी वो अब बुझ गई थी। वो बस शेखर की आंखों में तक रही थी। उसकी आंखों में कुछ था जो बहुत कुछ बयान कर रहा था। शेखर ने सोचा, भावनाओं में बह जाने से अच्छा है उस पर रोक लगाई जाए। अच्छा, इतना सेंटी मत हो। वो सुधा के हाथ में से अपना हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन सुधा ने उसका हाथ कस के पकड़ा था। फ्रेश हो जाओ या ऐसे ही शुरू करोगी? शेखर ने सुधा को छेड़ते हुए कहा। सुधा शेखर का इशारा समझ गई थी। उसने खुद को संभाल लिया। वो मुस्कुराने लगी। वो जानती थी शेखर बस कुछ पल का मेहमान है। शेखर उसको देखते हुए बाथरूम में चला गया और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। फ्रेश होकर जब वो लौटा तो दोनों बेड पर बैठकर कॉफी पीने लगे।
कॉफ़ी वैसे भी थोड़ी ठंडी हो गई थी। फिर भी शेखर जल्दी जल्दी फूंकते हुए कॉफ़ी पी रहा था, जबकि सुधा हाथ में कप को पकड़े हुए वैसे ही शेखर को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे जिसका जवाब सिर्फ शेखर के पास था। वो शेखर की कॉफ़ी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। शेखर ने जब देखा कि वो बिना कॉफ़ी पिए बस उसी को देखे जा रही है, तो उसने सवालिया नज़रों से सुधा को देखा। सुधा ने अपनी आंखें नीचे की और कहा, कुछ नहीं। शेखर कॉफ़ी ख़त्म कर सुधा से कप मांगने लगा तो सुधा ने अपने कप में देखा, कॉफ़ी वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और ज़्यादा ठंडी हो गई थी। उसने एक ही दम में पूरी कॉफ़ी पी और हंसते हुए कप शेखर को पकड़ा दिया। उसके इस पागलपन से शेखर भी हैरान था। कप टेबल पर रखकर शेखर तैयार होने लगा। उसने अपना शर्ट पहना और फ़ोन को खोजने लगा। फ़ोन बेड पर औंधा पड़ा हुआ था। 7 मिस कॉल, शेखर ने चौंकते हुए कहा। उसने तुरंत उसी नंबर पर फ़ोन लगाया और बात करने लगा। सॉरी, फ़ोन साइलेंट पर था। इट्स ओके, आज शाम 6 बजे पार्टी है, आ जाओगे? सामने से एक लड़की बात कर रही थी। क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। पैसे कितने लोगे? जो तुम्हारा मन करे। शेखर कुछ पल के लिए रुका और फिर बात करने लगा। अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारा एड्रेस भेज दो, मैं आ जाऊँगा। सुधा शौक से शेखर की बातें सुन रही थी। उसने सोचा कि क्या बंदा है, थोड़ी भी झिझक नहीं है, हर चीज़ को कितनी आसानी से संभालता है। जब से आया है एक बार भी परेशान नहीं लगा, हमेशा एक मंद सी मुस्कान लेकर चलता है। ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं। उसके मन में तरह तरह के विचारों ने घर कर लिया था। वो हर एक सवाल का जवाब ढूंढने लगी और उसी में खो गई। शेखर ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और टेबल पर रखी हुई घड़ी को जल्द से जल्द पहनने लगा। उसने सुधा को देखा, वो लगातार एक ही जगह देखे जा रही थी। शेखर ने यादों में खोई हुई सुधा को जगाने हेतु चुटकी बजाई और कहा, कहाँ? कुछ नहीं, सुधा ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए कहा। उसने शेखर को देखा, वो जाने के लिए तैयार हो गया था। जा रहे हो तो फिर यहीं रुक जाओ तुम्हारे पास, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद सुधा भी यही चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि वो नहीं रुकेगा। उसका काम उसे रुकने नहीं देगा। सुधा का मुरझाया हुआ चेहरा देख शेखर को बुरा लग रहा था। उसको समझाने के लिए वो उसके पास बैठा और उसने सुधा से कहा, सुधा देखो, तुमने जितना टाइम मांगा था बल्कि मैं उससे ज़्यादा रुका। अब तुम्हें भी अपने घर लौट जाना चाहिए। अगर रणधीर को पता चल जाएगा तो तुम्हारी खामखा बदनामी होगी। मैं तो हूं ही बदनाम। रणधीर का नाम सुनते ही सुधा को जैसे झटका सा लगा। वो बेचैन हो गई, यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे कल रात के बीते हुए पल बार बार याद आने लगे। एक फिल्म की तरह उसके दिमाग के थिएटर में कल रात का जो कुछ बीता हुआ था उसका प्रसारण बार बार चल रहा था। उसे खुद से घिन आने लगी थी, जैसे उसने बहुत बड़ा पाप किया हो। फूल से दिखने वाली सुधा एकदम से मुरझा गई थी। उसकी ये दशा देखकर शेखर भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसको अचानक क्या हुआ है। रणधीर, सुधा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सुधा एकदम से बड़बड़ाने लगी थी। उससे हुई भूल से वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी थी। आंसुओं ने भी आगाज किया था। बहते आंसुओं के साथ उसने शेखर की तरफ देखा और कहा, मैंने ये क्या किया शेखर? मैं तुम्हारे साथ, भले ही रणधीर को मेरे साथ वक्त बिताने का समय नहीं था, पर मैं तो उससे प्यार करती थी ना। क्या मेरा ये प्यार नहीं बल्कि वासना थी? सुधा ने खुद को ही दोषी मान लिया था। वो अपने बदन को जकड़ने लगी, उसको अपने शरीर से चिढ़ाने लगी थी। और शेखर तो अचानक से बदली हुई सुधा को देख हैरान हुआ था। उसने सुधा को अपनी बाहों में भरा और उसे शांत करने लगा। सुधा, संभालो खुद को, क्या हालत बना रखी है। पहले तो शेखर उसे रोने नहीं देना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर आंसू बहाने दिए तो ही सुधा हल्की हो जाएगी। वो उसके सर पर हाथ फेरता रहा और उसे शांत करता रहा। शेखर की बाहों में सुधा को सुकून सा महसूस हो रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज अब कम हो गई थी। सुधा की चल रही सांसों ने शेखर के भीतर तक उसकी पीड़ा को पहुंचाया था।
वो वक्त वाकई खूबसूरत था। वो दोनों मानो खो गए थे एक दूसरे की बाहों में। ना समय की परवाह थी, ना किसी से डर था। सुधा के आंसू रुक गए थे। उसके मन में मचा हुआ कोहराम शांत हो गया था। फिर भी वो शेखर की बाहों में थी, जैसे वो बस उस पल को जीना चाहती हो। उसे शांत हुआ देख शेखर ने उससे कहा, देखो सुधा, कभी कभी सही गलत का फर्क समझना बहुत मुश्किल होता है। हम उसकी उलझनों में फंसे रहते हैं। उससे अच्छा यह है कि हमने जो निर्णय लिया था, अगर दूसरों पर उसका कोई असर ना होता हो या खुद के लिए वो निर्णय सही हो तो वही सही है, ये कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए, ना कि उसमें ही उलझते रहो। शेखर ने सुधा की पीठ पर सहलाते हुए कहा। उसने हल्के से सुधा के चेहरे को ऊपर किया, उसकी आंखें पोंछी और उसके माथे को चूम लिया। सुधा संवर गई थी। वो शेखर से अलग हो गई ताकि उसके जाने में कोई अड़चन ना आए। अब सुधा के आंसू मंद मुस्कान में तब्दील हो गए थे, बल्कि वो दोनों भी कुछ पल के लिए एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो जैसे वक्त ठहर सा गया हो। शेखर ने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज गए थे। वो बेड से उठा और उसने अपनी आंखों से रुखसत होने का इशारा किया। अब किसका दर्द हल्का करने जा रहे हो? सुधा ने कहा। है कोई जो तुम्हारी जैसी अलोन? बॉयफ्रेंड नहीं है उसका, तो आज रात पार्टी है तो अपने इस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को सबसे मिलवाना चाहती है। मुझे ना कभी कभी हंसी आ जाती है कि हम बस शोबाजी करने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना? कुछ देर रुककर उसने कहा, अब ठीक है, अब काम है तो करना ही पड़ेगा। एक पर्सनल सवाल है, पूछूं? सुधा ने कहा। पूछो। मेरे लिए क्या पर्सनल हो सकता है? तुम्हें ये काम करने में कुछ अलग नहीं लगता? ये काम मतलब एज अ प्ले बॉय? सच कहूं तो कुछ नहीं लगता। अभी मैं सोच के उस हद तक पहुंच गया हूं जहां मुझे ऐसे कामों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और देखा जाए तो इसमें गलत क्या है? दूसरों को भी खुशी मिलती है और मुझे भी मिलती है। और एक सवाल पूछो, लेकिन यार मैं फ्री में सवालों के जवाब नहीं दूंगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल के साथ इनाम तय होता है, वैसे तुम्हें हर सवाल के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा। शेखर की बात सुनते ही सुधा सोच में पड़ गई कि सवाल पूछूं या ना पूछूं। अरे मैं मजाक कर रहा था, टेंशन मत ले, कुछ नहीं लूंगा तुमसे। कैसे मासूम सा चेहरा बना रखा है। तुम इतनी सारी लड़कियों से मिलते हो या किसी औरत से मिलते हो, क्या कभी तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? सुधा के इस सवाल से तो ये लग रहा था कि मानो वो शेखर को पूरी तरह से जानना चाहती हो। उसके दिमाग में ऐसे न जाने कई सवाल मंडरा रहे थे। शायद उन सारे सवालों का जवाब शेखर था। सुधा, दरअसल मैं खुद को रिश्तों में कभी बांधना नहीं चाहता। खुद को बांधने से रिश्तों का जो नयापन होता है वो चला जाता है। उसमें वो मासूमियत नहीं रहती जो तब हुआ करती है जब हम पहली बार मिलते हैं। जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, रोक टोक, अपने पार्टनर के विचारों का भार बढ़ जाता है, खुलापन नहीं रहता। हम कैद हो जाते हैं रिश्तों की उलझन में, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। कितनी आसानी से शेखर ने आसान सा जवाब दिया था जिसमें बहुत कुछ छुपा था। रिश्तों की उलझन। शेखर का ये जवाब सुनकर सुधा विचारों में पड़ गई थी। शायद शेखर की ये बात सुधा के अंदर तक पहुंच गई हो, लेकिन सुधा ने किसी भी प्रकार का भाव अपने चेहरे पर ना आने दिया ताकि उससे शेखर को कोई परेशानी ना हो। फिर ये कब तक करते रहोगे? आगे का कुछ सोचा भी है? समाज में अकेले आदमी औरत का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, और तुम्हारा काम ऐसा है कि जो समाज की नजरों में शर्म के लायक है। सॉरी, लेकिन मैं सुधा अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि शेखर जोरों से हंसने लगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर क्या करूं? तुम्हारी बात ही इतनी बचकानी थी। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे समाज का इतना ही ख्याल होता तो मैं ये काम कर पाता? अरे जो काम समाज छुप छुप कर करता है वही काम मैं खुलेआम कर लेता हूं। तो तुम मुझसे इस समाज की बात ही मत करो। समाज के बारे में सोचने लगा तो मुझे अपना झोला उठाकर हिमालय जाना पड़ेगा। सुधा फिर एक बार चुप हो गई।
उसने सोचा कि कैसे एक इंसान इतने गंभीर सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे सकता है। कहीं ना कहीं शेखर ने अपनी छोटी सी बात से बहुत कुछ बयान किया था। दरअसल समाज होता क्या है? चंद लोगों के बनाए चंद नियम, रीति रिवाज। इन चंद लोगों की एक टोली होती है जो भाई जैसे, चाचा जैसे, पिता जैसे, माँ जैसे होने का ढोंग रचाते हैं। इससे ज्यादा समाज की और क्या व्याख्या हो सकती है? ये चंद लोग ही हमारा उठना बैठना तय करते हैं। हम किस राह पर जाए, किस राह से वापस आए, ये सब यही लोग तय करते हैं। ये चंद लोग ही हमें समाज की बनी बनाई दीवारों में बंद कर देते हैं या बहिष्कृत कर देते हैं। समाज की एक कथित सीमा होती है। अगर कोई सीमोल्लंघन करने की कोशिश करता है तो ना तो समाज उसे बोलने देता है, ना कुछ करने देता है। फिर भी कुछ होते हैं जो ये दुस्साहस करते हैं और ऊंचाई के उस शिखर तक पहुंच जाते हैं। फिर यही समाज अपने लोगों के सामने उनके गुणगान गाता है और अपनी ही वाहवाही लुटाता है। सुधा की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वो शेखर को और जानना चाहती थी। उसके दिमाग में और सवाल पैदा हो गए थे जिनका जवाब सिर्फ शेखर के पास था। क्या तुम्हारी भी सो कॉल्ड मजबूरी थी? सुधा ने एक और सवाल दाग दिया था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे मैं तो अपने मजे के लिए उतर आया था इस प्रोफेशन में। भाई मैं भी एक लड़का हूं, क्या मुझे तुम लोगों का कोई अट्रैक्शन नहीं होगा? बताओ। शेखर हंसने लगा। सुधा चुपचाप उसे सुन रही थी। लेकिन ये काम करते करते मेरा नजरिया बदल गया। जिस नजरिए से जो शेखर इसमें आया था, अब वो शेखर नहीं रहा। मतलब शुरुआत में सिर्फ सेक्स की तरफ मेरा अट्रैक्शन था और ऊपर से पैसे भी मिलते थे। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर काम करता रहा, पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तब मैंने जाना कि मैं जिस तरह से इस चीज को देख रहा हूं वो काफी अलग है। अब तक तो न जाने कितने ही लड़कियों से, औरतों से मेरी मुलाकात हुई है, चाहे वो पार्टी में हो, रेस्टोरेंट में हो, बार में हो या बेड पर। तब मुझे पता चला कि बहुत ही ज्यादा अकेलापन है। वो लड़कियां, औरतें खुद को बहुत ही ज्यादा अकेली महसूस करती हैं। अब उनमें से कुछ अपनी शादी से ही खुश नहीं थी, क्योंकि घरवाले और समाज के दबाव में आकर उन्होंने शादी की थी। तो कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने पहचान वाले लड़के से शादी तो कर ली, फिर भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनका यह कहना था कि वो वक्त नहीं देता। शेखर अपना सारा अनुभव सुधा को बता रहा था। भले ही सारे सवाल सुधा के ही थे, लेकिन उसे शेखर से इस तरह के जवाब की अपेक्षा नहीं थी। उसने शेखर को बस एक प्ले बॉय समझा था। वो आएगा, मेरे शरीर से खेलेगा, पैसे लेगा और चला जाएगा, चाहे भले ही शेखर को उसने ही क्यों ना बुलाया हो। सुधा सोचने लगी, एक ये शेखर है और एक वो रणधीर। वो तो उब गया है इस रिश्ते से, इस बंधन से, लेकिन शेखर, वो तो अनजानों को भी अपनेपन के एहसास से महका रहा था। सुधा को फिर एक बार सोच में पड़ा देख शेखर ने उससे कहा, क्या सोच रही हो सुधा? शेखर, तुम्हें क्या लगता है, क्या एक औरत को मर्द से सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए होते हैं? सुधा ने बिना किसी संकोच के कहा, शायद नहीं। मैं बहुत दिनों से ये काम कर रहा हूँ। इन बीते हुए दिनों में मैंने बहुत सारी औरतों को जाना, चाहे वो मेरे से छोटी बड़ी ही क्यों ना हो। मुझे लगता है मैं औरतों को ठीक से समझने लगा हूँ। उनकी सोच, उनके ख्यालात, उनका चीजों के प्रति देखने का नजरिया, उनका दुख दर्द सब समझने लगा हूँ। मेरी मुलाकात जिन से हुई थी उनमें से कुछ आंसुओं से भरपूर थी, तो कुछ ऐसी थी कि अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारती थी। उनका भरा हुआ दिल मेरे ऊपर खाली हो जाता था और आखिर में मेरी ही बाहों में आकर रोने लगती थी। मैं उनका जवाब देने के बजाय चुपचाप सुनता था, क्योंकि किसी को तो उनकी बात सुननी चाहिए। क्या है ना सुधा, जब एक लड़की 20-25 साल बाद शादी करके अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाती है, फिर चाहे वो व्यक्ति उसकी जानी पहचानी हो या अनजान, वो उसके घर में अपना घर तलाशने लगती है। वो उसके घर में अपने लोगों को ढूंढने लगती है। उसकी नजरें किसी अपने का सहारा खोजती रहती है, जो उसे समझे, जो उसका दर्द बांटे, जो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करे। उसे उस व्यक्ति के कमाए पैसों से ज्यादा उस व्यक्ति के साथ की जरूरत होती है, जिसकी बाहों में उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि
साले बात को समझते ही नहीं। बस अपनी हवस को शांत करने के लिए औरतों के कपड़े फाड़ते रहते हैं, उनके साथ भेड़ बकरियों सा सलूक करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरत भी यही चाहती है। अबे चूतिए, उसे पूछकर तो देख उसे क्या चाहिए। सब कुछ अपनी मर्जी से ही करेगा। अब कुछ औरतें हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है अलग होने का, फिर भी उनका आगे का सफर फूल की तरह नहीं बल्कि कांटों से भरा हुआ होता है। फिर भी लड़ती रहती है, चलती रहती है, बस रुकती नहीं है। मैं ऐसी औरतों से भी मिला हूं, बहुत प्राउड फील करता हूं। लेकिन अभी भी ऐसी कई औरतें हैं जो समाज के डर से घुट घुट कर जीना पसंद करती हैं। बुरा तो उनका लगता है। सुधा काफी भावुक हो गई थी। उसकी आंखें फिर एक बार भर आई थी। उसे लगा कि मेरा यह दर्द कितना खोखला है। मैं तो समझती थी कि इस जहां में मैं ही अकेली हूं। ऊपर वाले ने सारा दुख दर्द मुझे ही दिया है, लेकिन यहां तो सारी दुनिया ही दुख दर्द से भरपूर है। इसी दुख में घुट घुट कर जीने से अच्छा है नई शुरुआत करो। क्या इस दुनिया में सिर्फ रणधीर ही है और कोई नहीं? शेखर, इस एक नाम ने सुधा के सारे विचारों पर रोक लगाई। शेखर, अगर तुम्हें एक ऐसी औरत मिले जिसका पति उससे ऊब गया हो और वो दोनों ना चाहकर भी एक दूसरे के साथ रहते हो, अगर वो औरत आगे आकर बोले कि मैं अपने पति से अलग होना चाहती हूं, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तो तुम क्या करोगे? जरूर साथ दूंगा। शेखर, अगर वो औरत मैं हूं, मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो तुम गलत कर रही हो। शेखर ने सुधा के उमड़ते हुए सपनों पर पानी फेरते हुए कहा। सुधा को शेखर के इस अटपटे जवाब से झटका लगा। शायद वो समझ ही नहीं पाई कि शेखर ने क्या कहा। वो हैरान हो गई। उसने शेखर से कहा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम उसे साथ दोगे। मैंने साथ की बात की थी, शादी की नहीं। मतलब मैं उसे हर तरह से मदद करूंगा, उसके साथ रहूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। सुधा एक पल के लिए खामोश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी इतना अलग कैसे हो सकता है जो एक ही बात को सुलझाने के बजाय उलझा रहा हो? यही गलती तो बहुत सारे लोग करते हैं सुधा, और यही गलती तुमने और रणधीर ने की थी। क्या तुम फिर एक बार वही गलती दोहराना चाहती हो? तुमने किस बलबूते पर यह सोचा कि मैं तुम्हारे लिए सही हूं? शेखर का यह बदला हुआ मिजाज सुधा को हजम नहीं हुआ। शेखर की बातें सुधा को चुभने लगी थी। उसके मन में फिर एक बार विचारों की बाढ़ सी आने लगी थी। क्या ये वही आदमी है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? मैं औरत को समझता हूं, मैं बेसहारा को सहारा देता हूं। क्या ये सब फिजूल था? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शेखर कौन सा दूध का धुला हुआ है? आखिर है तो प्ले बॉय, जिसे सिर्फ औरत के जिस्म से खेलना आता हो। सुधा का मन कर रहा था शेखर के जितने पैसे हुए उसके मुंह पर मार दे और उसे कमरे से चलता करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने ही शेखर को बुलाया था। यहाँ शेखर भी खामोश बैठी सुधा को देख परेशान हो गया था। उसे लगा कि जो आदमी एक औरत का दर्द समझने की बात करता है, आज उसी के कारण एक औरत का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, जबकि सुधा ने उसको इतनी बड़ी उलझन में डाल दिया था। लेकिन फिर भी शेखर उसकी बातों से आहत हुई सुधा को समझाने की कोशिश करने लगा। सुधा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं, उनकी कद्र भी करता हूं, लेकिन तुम भी तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सुधा, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा अलग। जल्दबाजी में कभी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अक्सर ऐसे डिसीजंस गलत साबित होते हैं, जबकि मैंने तो तुम्हारे साथ बस एक रात बिताई है, बस कुछ घंटे। इन कुछ घंटों में तुमने मुझे पहचान लिया। अरे यही सब तो प्यार में पागल आशिक करते हैं। चंद दिनों के चंद मुलाकातों में उन्हें किसी से प्यार हो जाता है। उन्हीं चंद मुलाकातों में वो साथ रहने के सपने देखने लगते हैं। फिर जब ये सपने खोखले साबित होते हैं तो उनके पास बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। चंद मुलाकातों में, चंद वक्त में हम कैसे एक इंसान को समझ सकते हैं? दिखावटी चादर ओढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है सुधा। और मेरी नजर में ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। यही गलतफहमी तुम दोनों को भी हो गई थी। वैसे देखा जाए तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। दरअसल वो उम्र ही ऐसी होती है जिसमें हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसमें ये लव सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना आम बात है।
अब शुरुआत में दोनों को ये सफ़र बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कुछ लोग अचानक सामने आई इस प्रॉब्लम को देख भाग जाते हैं। तो कुछ लोग मजबूरी में तैयार हो जाते हैं और उनके लिए ये सफ़र मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातों से रिश्तों में दरारें आने लगती है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ यही होता है, बल्कि कुछ लोग हैं जो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर जो मजबूरी में तैयार हुए लोग होते हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारी उठाते उठाते रिश्तों की अहमियत, उसकी खूबसूरती, एक दूसरों की चाहते, सब कुछ भूल जाते हैं। जिम्मेदारी का बोझा उठाते हुए उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि वो ये सब अपनों के लिए कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि उनके जो अपने हैं वो जिम्मेदारी से ज्यादा उनका साथ चाहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को उम्र भर कोसते रहते हैं और जिन वादों के साथ उन्होंने इस रिश्ते की बुनियाद रचाई थी वो टूट जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भूल दोबारा मत करो, पछताओगी। शेखर की बात सुनकर सुधा को फिर से अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। उसने एक पल में ही अपने मन में शेखर को कितना भला बुरा कह दिया था, जबकि शेखर कितना अलग है। सुधा बिना कुछ कहे मंद मुस्कान के साथ बेड पर से उठी और उसने शेखर से कहा, ठीक है बाबा, समझ गई, चलो उठो। घड़ी नहीं देखी तुमने? 5:45 हो गए हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहते ही सुधा हंसने लगी। शेखर ने भी घड़ी में देखा, वो तुरंत बेड पर से उठ गया। उसने सुधा को आखिरी बार अपनी बाहों में भर लिया और भागता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। सुधा बस वहां खड़ी हुई भागते हुए शेखर को देखने लगी।